हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर समिश्र में चल रहा था। पेपर सेकंड में अपन यूनिट अपनी सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में जो टॉपिक का नाम है चैप्टर 7 है। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या फिर समिश्र समाकलन। इसके लिए मैं आपको बार बार बता चुका हूं और पहले भी काफी बार मैंने आपसे बोला है कि समिश्र समाकलन के लिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन ने प्रूफ कर चुके हैं, दो प्रमेय अपन सिद्ध कर चुके हैं। और उन प्रमेय में जो सबसे पहले थी वो थी कोशी की समाकल प्रमेय या कोशी मूलभूत प्रमेय या कोशी की मूल प्रमेय या कोशी गुरसा प्रमेय। ठीक है, जी के अंदर एक सी समृद्ध कंटूर है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड इज इक्वल 0। दूसरी थी कि जो सम्मिश्र समाकलन है या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो पथ से स्वतंत्र होता है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पथ होता है। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करते। क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस किए, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ और क्वेश्चंस को नोट भी कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस आपकी चली रही होगी। कुछ बच्चे मुझसे डाउट्स पूछते हैं, उनके डाउट्स उनको क्लियर भी होते हैं टाइम टू टाइम। और सीधी सी बात है, कोई पढ़ेगा तो डाउट्स क्रिएट होंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्लासेस को पूरी ले लें, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। और यदि कोई भी किसी तरह का डाउट आपको रहता है तो मुझसे ज़रूर पूछें उस चीज़ को, क्योंकि पेपर का नाम ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब है विश्लेषण करना। विश्लेषण एक चीज़ तरह से होती है, एक तरह से अपन कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, नया अपन उनको बारे में जान रहे हैं। जितना खोज सकते हैं उन चीज़ों के बारे में, जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एक एक चीज छोटी छोटी बारीक से बारीक जो हमारे सिलेबस में बताई गई है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाने हैं। अभी चैप्टर 7 अपना चल रहा है, उसी क्रम में आगे अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और वो हमसे ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन सी जेड बार स्क्वायर होल स्क्वायर डी जेड की वैल्यू ज्ञात करो, जहां सी क्या है, एक वृत्त है। जहां सी क्या है, एक वृत्त है, मतलब वेयर सी इज ए सर्कल। जो कर्व है ना आपकी बार, वो एक वृत्त है, सर्कल है। सर्कल सुनते ही, वृत्त के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए लिमिट। वृत्त के बारे में सुनते ही, सर्कल के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए लिमिट, कि सर लिमिट डेफिनेटली 0 से 2 पाई होगी। क्या दिमाग में आना चाहिए कि सर लिमिट डेफिनेटली 0 से 2 पाई होने वाली है इसकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्कल में लिमिट 0 से 2 पाई होगी थीटा की। बना के देख लो भले, ऐसे ही तो बढ़ता ही हूं पूरा का पूरा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते देखिएगा। तो यहां फर्स्ट ही ले रहा हूं मैं अभी, सेकंड इसको सॉल्व करने के बाद अपन देखेंगे। यहां मॉड जेड इक्वल टू 1 दे रखा है। यदि लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि जेड से मॉड जेड में कैसे आते हैं और मॉड जेड से जेड में कैसे जाते हैं। बताया था ना कि जेड इक्वल टू तो होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो उसके लिए मॉड जेड क्या होता है, ओनली आर। और यदि मॉड जेड इक्वल टू आर है तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, जो कि सर्कल की इक्वेशन को डिनोट करता है। मतलब इसके लिए जो जेड बनेगा वो डेफिनेटली आर ई की पावर आयोटा थीटा बनेगा। और आर की वैल्यू कितनी है, 1 या 1 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर आ गई। जेड क्या बनेगा, 1 ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब जेड इक्वल टू लिख दिया ई की पावर है। और एक बात सुनिएगा ध्यान से, तो डी जेड क्या हो जाएगा कि सर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा टी थीटा। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी कि सर 0 से 2 पाई। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी भैया, 0 से 2 पाई। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 पाई, क्योंकि सर्कल है, वृत्त की बात चल रही है। वृत्त में क्या होता है, 0 से 2 पाई तक ही होता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? कल समझाया था मैंने, आपको याद हो कि जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, जहां आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और मॉड जेड इक्वल टू होता है आर। तो यदि मॉड जेड इक्वल टू आर है तो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होगा। और यदि मॉड जेड इक्वल टू 1 है तो जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 डॉट ई की पावर आयोटा थीटा। चलिए क्वेश्चन की वैल्यू अपन पुट करते हैं और देखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलो। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई हो जाएगा आपकी बार, सी था जो। जेड बार है तो जेड इक्वल टू कितना लिखना है, ई की पावर आयोटा थीटा, इस पे लगाना है बार और फिर करना है उसका स्क्वायर। तो ये लो स्क्वायर, और डी जेड की जगह कितना, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। जेड बार एक्चुअल होता क्या है, कॉन्जुगेट होता है। जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, समित संख्या संयुग्मी। तो यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है
तो जेड बार इक्वल टू कितना होता है कि सर एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब जेड इक्वल टू यदि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो जेड बार कितना होगा आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मतलब ये यदि आर ई की पावर आयोटा थीटा है जेड, तो जेड बार कितना होगा आर ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा। क्लियर है? मतलब बार लगाते ही साइन नेगेटिव आ जाएगा आयोटा के आगे, तो बार लग रहा है तो आयोटा का साइन कौन सा आ जाएगा नेगेटिव, तो आ जाएगा ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। आयोटा रख लिया बाहर, 0 से 2 पाई ई की पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा मत करना होल स्क्वायर कर दे तो प्लस हो जाएगा, नहीं, होल स्क्वायर पावर का नहीं कर रहा मैं, इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है तो मल्टीप्लाई होते हैं। ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा माइनस 2 आयोटा थीटा और प्लस आयोटा थीटा कितना हो गया कि सर ये तो हो गया ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते सुनिएगा, आई बराबर आयोटा तो बाहर, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा का क्या होगा कि सर ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन थीटा के गुणांक का क्या लगेगा भाग, थीटा के कोफिशिएंट का क्या लगेगा डिवाइड, और 0 से 2 पाई क्या हो जाएगी लिमिट। इजिए आयोटा से फिर आयोटा कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू माइनस का साइन आएगा ही, कौन सा वाला ये वाला। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, एक बार थीटा की जगह 2 पाई, एक बार थीटा की जगह 0, तो ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई और माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 0, तो माइनस का साइन ये क्या होगा कि सर कॉस 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई, इसमें रख दी वैल्यू कहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा पे इसमें, ठीक है, और माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी 0। कल भी कराया था शायद ऐसा क्वेश्चन, है मुझे ध्यान है, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें डिट्टो कॉपी ये रिजल्ट आए थे और आंसर भी उसका कितना आया था 0 आया था। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ज्यादा कोई खास काम किया नहीं है, बस मॉड जेड इक्वल टू 1 उसने दे रखा था, नोट कीजिए। फिर सेकंड वाले पर आते हैं कि सेकंड वाला क्या कह रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो कि सी जो है वो वृत्त तो है ही, सी जो सर्कल ठीक है, लिमिट 0 से 2 पाई आएगी, लेकिन अब के बाद जो सर्कल है वो मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब समझ रहे क्या है कि सर इसका मतलब ये है, याद करो मैंने आपको कल बताया था कि मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि ए तो सेंटर पॉइंट है, आर रेडियस है, ए तो केंद्र है, आर क्या है त्रिज्या, तो 1 तो केंद्र है, मतलब केंद्र कहां पर है इसका 1 पर, एक कोई पॉइंट होगा उस पर, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 1। तो जब इसको लिखा कैसे गया था कि जब मॉड जेड इक्वल टू आर हो तो जेड इक्वल टू क्या लिखा गया था आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब मॉड जेड माइनस इक्वल टू 1 है तो इस वृत्त को कैसे लिखा जाएगा कि जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 डॉट ई की पावर आयोटा थीटा। तो जेड इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? सिंपल सा वरना समझाया था मैंने आपको, मॉड हटाइए जो यहां लिख रहा है उसके साथ ई की पावर थीटा लगा दीजिए, मॉड हटाइए जो यहां लिख रहा है उसके साथ ई की पावर आयोटा थीटा लगा दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। जेड इक्वल टू 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया डीजेड क्या आने वाला है कि सर डीजेड आएगा 1 का 0, इसका वही आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, सी मतलब 0 से 2 पाई, लिख देना थीटा की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक जाएगी 0 से 2 पाई तक। क्यों? क्योंकि एक सर्कल की बात चल रही है, वृत्त की बात चल रही है, ठीक है। चलिए बना देना, बनाना चाहो तो वृत्त, ये लो एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र कहां पर है जेड बराबर 1 पर, और जो रेडियस है ये भी कितनी है 1, ठीक है। चलो ठीक है,
तो जेड बार का होल स्क्वायर डीजेड, वैल्यू पुट करिए 0 से 2 पाई, जेड की वैल्यू 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा पूरे का बार और फिर होल स्क्वायर, डीजेड की वैल्यू आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। क्लियर, आसान है। आयोटा को बाहर निकाल लीजिए, 0 से 2 पाई, बार दोनों पे तो अलग अलग जाएगा, पढ़ चुके हैं अपन पहले, याद हो तो, कि Z1 प्लस Z2 का जो बार होता है वो Z1 बार प्लस Z2 बार होता है। ठीक है, दो नंबर से बार लग रहा है, वैसे भी तो रियल नंबर है, फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 का बार प्लस ई की पावर आयोटा थीटा का बार और फिर पूरे का क्या, होल स्क्वायर, और ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। आयोटा तो बाहर 0 से 2 पाई, 1 का बार 1 ही होगा भाई, 1 का बार तो 1 ही होगा। कि यदि z इक्वल टू देखो x प्लस आयोटा वाई होता है तब z बार इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई होता है, लेकिन यदि z इक्वल टू ही x है तो z बार इक्वल टू कितना होगा, कि सर x ही होगा, क्योंकि z बार में संयुग्म में करते क्या है, कॉन्जुगेट में करते क्या है, कि सर आप लोग एक काम, कॉन्जुगेट नहीं बोलते इसे, संयुग्मी है ये, संयुग्मी बोलते हैं। ठीक है, बता दूंगा अभी कि जेड बार में करते क्या है, हम आयोटा का साइन चेंज करते हैं, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, लेकिन इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो चेंज कहां से करूं। ऐसे ही 1 बार है तो 1 बार पे आयोटा है ही नहीं, तो साइन चेंज कर ही नहीं सकता, तो 1 बार का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा कि सर ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा, थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, और यहां पर डी थीटा। तो मेरे पास है अब आई इक्वल, ध्यान से देखते जाइए, बहुत है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है क्या, अरे ये तो याद होगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो ई की पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू दिस, तो कितना आएगा 2 ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा। बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर आयोटा थीटा से, और बाहर एक आयोटा भाई साहब बैठे ही हैं ये पहले से। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो आई इक्वल टू आयोटा 0 से 2 पाई ई की पावर आयोटा थीटा इंटू 1, सर ई की पावर आयोटा थीटा, प्लस इसको इससे किया तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसको इससे किया प्लस का 2, बाहर डी थीटा। आई इक्वल टू आई 0 से 2 पाई, जानते हो क्या होता है, जानते हो क्या, ये तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, 2 कॉस थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह 2 कॉस थीटा प्लस 2, बाहर डी थीटा। आई इक्वल टू आयोटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 आयोटा लिख लिया मैंने, मेरे पास रह गया कॉस थीटा प्लस 1 और कितना डी थीटा। लिमिट अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है कि सर साइन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, प्लस 1 का क्या होगा थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, 2 आयोटा बाहर चल ही रहा है, पहले रखोगे साइन 2 पाई माइनस कितना साइन 0, फिर रखोगे थीटा की जगह 2 पाई माइनस कितना 0, तो ये साइन 2 पाई कहाँ होगा, 0 पे तो होता है भाई, 0 से शुरू होता है, 2 पाई 0 पे आ जाता है, तो ये 0 ये 0 और ये 0, ओनली क्या बचा 2 पाई और ये 2 आयोटा, तो ये आ गया 4 पाई आयोटा। इस तरीके से आपका 8th का सेकंड सॉल्व होता है। आसान है, कोई खास नहीं है, बस ध्यान इसी चीज में रखना है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कौन सी चीज आपको दी गई है, किस तरीके से हमको ऑपरेट करना है, क्या हमें देखना है, जेड से डीजेड कैसे जाना है, जेड बार कैसे लगाना है थीटा वाली टर्म पर, लिमिट क्या देखनी है, बस यही 2-3 चीजें हैं। और पिछले जो क्वेश्चन थे उनका टारगेट करो इतना सा था कि हमें चीजों को चीजों मतलब जितने भी वेरिएबल होते थे चरों को एक चर में बदलना था, और एक चर में बदलने के बाद उसकी लिमिट देखनी है, x से या तो y में बदल लो, y से या तो x में बदल लो, x और y से या तो t में बदल लो, या x और y से थीटा में बदल लो, और जिसमें बदलो उसकी ही लिमिट देखी जाती है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका बुक में ही सॉल्व हो रखा है। आप देखना एक बार बुक में, वहीं की वजह उसने पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको समझाने की। और है वैसा ही जो अपन अब तक पढ़ते आए ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उससे फिर उस पॉइंट पर, इस तरह का क्वेश्चन है वो। देख लीजिएगा। और उसमें एक खासियत और है 9th क्वेश्चन में, उसमें जो वैल्यूज है ना अलग अलग पथ से जाने पर सेम नहीं आ रही है, अलग अलग पथ से जाने पर सेम नहीं आ रही है, मतलब वो पथ पर निर्भर कर रहा है। और पथ पर निर्भर कर रहा है, और लेकिन समाकलन को क्या कहता है कि यदि फलन एफजेड विश्लेषिक है तो एफजेड क्या होगा, और समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब समाकलन अलग अलग पथ पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब फलन एफजेड विश्लेषिक नहीं है। तो 9th क्वेश्चन में जो फलन दिया गया है एफजेड वो विश्लेषिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसको आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, बुक में पूरा पूरा सॉल्व है, देख लेना और कर लेना। 10 करा ही दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का नंबर है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इसके बाद अपन एग्जांपल्स पे आएंगे। 11th क्वेश्चन में समझने के लिए सब कुछ, लिखने का कुछ भी नहीं है, मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल समझने के लिए। देखिएगा बहुत ध्यान से कि मान ज्ञात कीजिए, मतलब इवैल्यूएट कीजिए कि इंटीग्रेशन सी dz अपॉन z माइनस ए, जहां सी कोई सरल संवृत वक्र है और बिंदु z बराबर ए बाहर है, मतलब सी से बाहर है, z बराबर है। वेयर सी इज ए सिंपल क्लोज कर्व एंड z इक्वल टू ए इज आउटसाइड ऑफ सी। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास कोई सी है, क्या है मेरे पास, ये सरल संवृत कंटूर सी। संवृत है भाई, पैक है, बंद है, ठीक है, संवृत है, इस वक्र है, कर्व है, ठीक है। अब z बराबर ए पॉइंट बाहर है, तो यहां कहीं z बराबर ए है, यहां कहीं कौन सा है, z बराबर ए। हमको क्वेश्चन इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां देखिएगा I इक्वल इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड लिखा जा सकता है इसको, इसे डेफिनेटली लिख सकते हो। तो यहाँ एफ जेड कितना है कि सर यहां जो एफ जेड है वो 1 अपॉन जेड माइनस ए है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना अब, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। तो z माइनस ए जो है ये एक रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन। कैसा फंक्शन है ये, रेशनल फंक्शन या फिर परिमेय फलन है। कहां पर परिभाषित नहीं है, z इक्वल टू ए पर। कहां परिभाषित नहीं है, z इक्वल टू ए पर। बाकी उसके अलावा सब जगह परिभाषित है कि z की जगह यदि a रख देंगे तो ये इन्फिनाइट बन जाएगा 1/0, है ना। तो z इक्वल टू ए के अलावा सभी जगह तो परिभाषित है ये। ठीक, इसकी बात चल रही है क्लोज कंटूर सी की। ठीक है, मैं लिखता भी जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तो z इक्वल टू एफ जेड 1 अपॉन जेड माइनस ए परिमेय फलन है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखते रहना, मैं बोलता जा रहा हूं, परिमेय फलन है। एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस ए इज ए रेशनल फंक्शन, इज अ रेशनल फंक्शन विच इज, जो कि z बराबर ए पर, जो कि z बराबर ए पर परिभाषित नहीं है, विच इज नॉट डिफाइंड ऑन z इक्वल टू ए, विच इज नॉट डिफाइंड ऑन z इक्वल टू ए। ठीक है, लेकिन यदि सरल संवृत कंटूर सी की बात करी जाए, यदि इस सरल संवृत कंटूर सी की बात करी जाए तो इसमें तो ये सभी जगह परिभाषित है। अरे इसमें तो सभी जगह परिभाषित है ये, क्योंकि z इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है, z इक्वल टू ए पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन z इक्वल टू ए तो इसके बाहर है। z इक्वल टू ए कहाँ है, इस पूरे के पूरे कर्व के बाहर ही तो है, लेकिन अंदर फिर क्या होगा, ये विश्लेषिक परिभाषित होगा। परिभाषित होगा तो वही संतत अवकलनीय विश्लेषिक भी होगा। तो सिंपल सा फंडा, कहने का मतलब यही है कि फलन एफ जेड इसमें विश्लेषिक या संतत है, फलन एफ जेड इसमें विश्लेषिक है, इसमें परिभाषित है, इसके बाहर परिभाषित नहीं है। और हमें केवल अंदर वाले से मतलब है, क्योंकि उसने जो इंटीग्रेशन पूछा है ना वो सी के लिए पूछा है, तो उसको बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, उसको केवल अंदर वाले से मतलब है। अंदर तो परिभाषित है ना ये, अंदर मतलब इसमें कितने भी पॉइंट होंगे, इसमें यदि बहुत सारे पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पर क्या रहेगा, परिभाषित। केवल इस पॉइंट पर परिभाषित नहीं है ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इंटीग्रेशन सी जो है इसके लिए तो फंक्शन एफ जेड परिभाषित है, z इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है, जो कि z इक्वल टू ए कहाँ है, इससे बाहर है। पढ़ा रहे बार, हमें क्या दिक्कत है, अंदर तो नहीं है ना परिभाषित, अंदर तो परिभाषित है ना, अंदर नहीं है z इक्वल टू ए। ठीक है, लेकिन क्लोज कंटूर सी में या सरल संवृत वक्र सी में
सरल समवृत्त वक्र सी में एफ जेड परिभाषित है, एफ जेड परिभाषित है। क्यों है? क्योंकि जेड इक्वल टू इसमें है ही नहीं, है ना। लेकिन बट इन सिंपल क्लोज कर्व सी एफ जेड इज डिफाइंड। और एक बात पर कोशी मूल प्रमेय क्या कहती थी कि यदि फलन एफ जेड परिभाषित है, विश्लेषिक है, कोशी मूल प्रमेय ये तो कहती थी कि फलन एफ जेड परिभाषित है और विश्लेषिक है किसी क्लोज कंटूर सी में, किसी क्लोज कंटूर समवृत्त वक्र सी में यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है, एनालिटिक है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। दोबारा सुन लीजिए उसने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि किसी क्लोज कंटूर सी में, किसी सरल समवृत्त वक्र सी में, समवृत्त वक्र सी में फलन एफ जेड परिभाषित है या फिर क्या है? विश्लेषिक है। फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारा ये क्लोज कंटूर सी है, इसमें फलन एफ जेड क्या है? परिभाषित है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? सरल समवृत्त वीकनेस सी परिभाषित है तो क्या कोशी मूल प्रमेय से, कोशी मूल प्रमेय से क्या कहा था उसने कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यही तो कहा था उसने कि किसी क्लोज कंटूर सी में, पिछले हर लेक्चर में मैं आपको बार बार बता रहा हूं यही चीज कि किसी क्लोज कंटूर सी में, किसी सरल समवृत्त वक्र सी में यदि फलन एफ जेड परिभाषित है, यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो, यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। वही मैंने लिखा है। एफ जेड की वैल्यू कितनी है? 1/z माइनस ए, और यहां कितना? dz। आंसर कितना आएगा? 0। और आपने नोटिस किया हो तो इसी वजह से पिछले 1-2 क्वेश्चन में 0 आ रहा था ना आंसर, वो इसी वजह से आ रहा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट, समझने के लिए था। हाँ, यदि ये z इक्वल टू ए अंदर हो जाता तो परिभाषित नहीं होता फिर इस क्लोज कंटूर सी में। क्लोज कंटूर सी समवृत्त वक्र सी में परिभाषित नहीं होता तो विश्लेषिक नहीं होता, विश्लेषिक नहीं होता तो कोशी मूल प्रमेय लगती ही नहीं। ठीक है, आसान है, लिख लिया, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं और कुछ बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए, आगे देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 7.9.2 जो राजस्थान में 2003 में, 5 में, 9 में और 14 में आ चुका है। खूब पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। सिंपल सी बात कराएगी, मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट कीजिए इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे, सारा काम किस पे डिपेंड करता है? सी पर। सारा काम किस पे डिपेंड करता है? सी पर। सी इज ए कर्व, सी कोई ना कोई वक्र होता है, जहां सी क्या है? चक्रज है। चक्रज मतलब साइक्लोइड, सुना होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। कुछ ऐसा होता था, यूं बनते थे ना, चक्रज ही तो बनते थे, ये इस तरीके से बनते, यूं बनते चले जाते थे, ये चक्रज होते थे, इधर भी बनते चले जाते थे, चक्रज होते थे। ठीक है, उसकी इक्वेशन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में कि x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों मिलके थीटा के रूप में, प्राचलिक रूप में, दोनों मिलके किसकी इक्वेशन बता रही हैं? चक्रज की या फिर साइक्लोइड की। का बिंदुओं 0 0 और पाई ए कॉमा 2a के मध्य क्या है? चाप है। पाई ए कॉमा 2a के मध्य क्या चाप है। अब देखते हैं इनको कौन सा पॉइंट बनेगा, कहां बने, कैसे बने। ठीक है, चलिएगा, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई मान लिया इसको मैंने एफ जेड डी जेड लिख लिया कि सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 और बाहर कितना? dz। तो यहाँ एफ जेड कितना हुआ कि सर यहाँ एफ जेड हुआ जेड स्क्वायर प्लस का 3z और प्लस का 2। कैसा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। कैसा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर बहुपदीय फलन। तो यह है बहुपदीय फलन है।
दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं, विश्लेषिक के होते हैं, तो यह विश्लेषिक होगा, तो यह विश्लेषिक होगा। सो इट इज एनालिटिक, सो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। देन तब जब फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो उसका समाकलन पथ से स्वतंत्र होता है, ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। तब इसका समाकलन पथ से स्वतंत्र होगा, तब इसका समाकलन पथ से स्वतंत्र होगा। देन इट्स इंटीग्रेशन विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पथ्स। ठीक है, चलिए ये आपने लाइन लिख दी और ये आपको समझ में भी आ गई। क्लियर। अब आते हैं अपन चक्करज पे। ठीक है, सी क्या दे रखा है हमको, सी एक चक्करज दे रखा है जिसको आप साइक्लोइड बोलते हो। क्या बोलते हो, साइक्लोइड। ये है क्या कि सर ये है x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की लिमिट, ये पॉइंट कहां से कहां तक दे रखे हैं कि सर जो पॉइंट दे रखे हैं ना, थीटा बोल दो, जब पॉइंट बोल दो कहां दे रखे हैं, 0 से कहां तक कि सर पाई ए कॉमा 2a तक। तो पहले अपन इसे बनाते हैं, आपका मन करे तो आप थीटा की वैल्यू रख के बना लेना, आपका मन करे तो आप थीटा की वैल्यू रख के बना लेना, और थीटा की वैल्यू से नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना लेना, यार याद रख लेना। ठीक है, मैं बना देता हूं, देख लेना एक बार ध्यान से इसको और समझ लेना। ये आपके रियल एक्सिस, ये मैंने से यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया इस एक्सिस पे, क्या ले लिया, थीटा। मान लो यहाँ पे थीटा बराबर 0 है, यहां मान लीजिए थीटा बराबर 2 पाई है, तो ऑब्वियस सी बात है डेफिनेटली बीच में थीटा बराबर कितना होगा, पाई होगा। भाई बीच की जो सिचुएशन है वो थीटा बराबर पाई की होगी। ठीक, आगे देखिएगा, चक्कर बनाना है मुझे। यदि मैं थीटा बराबर 0 रखूंगा तो 0 रखो, इसमें साइन 0 प्लस 0 0 हो जाएगा x। यदि यहां 0 रखूंगा cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 तो 0, y भी 0 x भी 0, मतलब थीटा बराबर 0 की सिचुएशन पे यहां पॉइंट मिलेगा। ठीक है, थीटा बराबर 2 पाई पर आओ कि सर ये 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ये 2 पाई आ जाएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू cos 2 पाई की वैल्यू कितनी, 1 तो 1 माइनस 0 हो जाएगी, मतलब ये कहां पर मिलेगा, 2 पाई a पर, तो वही 2 पाई पर मिल जाएगा यहाँ पर। तो कुछ सिचुएशन इसके, और पाई पर कितना मिलेगा, पाई पर वैल्यू उठेगी नहीं उठेगी देखना, ज्यादा आएगी। पाई रख के देखो तो पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, तो पाई ए आ जाएगी x की वैल्यू। यहाँ पाई रखोगे cos पाई की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 2a हो जाएगा, तो पाई ए कॉमा 2a आएगा पाई पर, तो पाई ए 2a कुछ ना कुछ तो वैल्यू है x और y की, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये चक्करज बन जाएगा। इस तरीके से बना लेना, थोड़ा अच्छी तरह का, पेंटर नहीं हूं मैं, अपने हिसाब से थोड़ा ढंग से इसे बना लेना। फिर ये इधर बनेगा ऐसे और फिर ये इधर बनेगा ऐसे, मतलब यूं चलता जाता है ये रिंग के टाइप में। ठीक है, यूं घूमता घूमता चल जाता है। ये जो सिचुएशन है कौन सी है, पाई बराबर a की, थीटा बराबर पाई की। कौन सी सिचुएशन है, थीटा बराबर पाई की। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करी जाए तो थीटा बराबर पाई पर पॉइंट कौन सा मिला था मुझे अभी, जैसे थीटा बराबर पाई जब मैंने रखा था तो यहाँ पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई 0 हो गया, तो ये पाई ए हो गया। यदि यहां मैंने पाई रखा cos पाई -1 माइनस प्लस 1 तो 2a हो गया, तो पाई ए कॉमा 2a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पाई ए कॉमा 2a। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, o, इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b। ठीक है, चलिएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहां तो पाई है और कॉमा कितना 0, क्योंकि y वाला है ही नहीं ऊपर वाला इस पे। ये सिचुएशन कौन सी है, 2a की। ये कौन सी सिचुएशन है भैया, 2a की। यहां तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मैंने बना दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0 0 से पाई ए कॉमा 2a के मध्य का चाप है। 0 0 तो ये रहा, इससे पाई ए कॉमा 2a ये रहा, 0 0 ये रहा, पाई ए कॉमा 2a ये रहा, इसके मध्य का चाप, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, केवल इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इस चाप की, क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, केवल इस चाप की बात कर रहा है वो, केवल इस चाप की बात कर रहा है वो। और आपकी बुक में देखो तो आप इतना सही बना हुआ है, ये केवल इस चाप की वो आपसे बात कर रहा है। ठीक है, अब इस चाप को आपको यहां से जाना है, ओ से लेकर कहां तक जाना है, बी तक।
ओ से लेकर आपको कहां तक जाना है, बी तक। लेकिन मैंने आपको पहले बता रखा है अक्षों से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और आसानी से पहुंचोगे। तो अक्ष कौन कौन सी कि सर मैं ओ से पहले तो ए जाऊं और फिर ए से बी जाऊं, ओ से पहले कहां जाऊं ए से फिर कहां जाऊं मैं बी। टूट गया दो भागों में, अब बस सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन जैसा अपन अब तक पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो चलो आई इक्वल टू सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz। इसके दो पार्टीशन कर दिए, एक तो ओ से लेकर ओ ए तक, मुझे जाना ओ से बी है, मुझे 0 0 से पाई ए कॉमा 2a तक जाना है, लेकिन ओ से ए जाओगे पहले, फिर ए से कहां जाओगे आप बी, क्योंकि अक्षों के अनुदिश जाना है। ठीक है, ओ ए जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz प्लस ए बी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz, ये आपका आई हो गया। ठीक है, अब आई तो लिख दिया, लेकिन इनके अनुदिश वो वैल्यू तो निकालनी है। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट अलोंग ओ ए, मतलब ओ ए के अनुदिश। देखिए ओ से लेकर ए तक कौन स्थिर रहा है, यहाँ y0, यहाँ भी y0, तो y तो 0 ही रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिख दिया 0, तो dy इक्वल टू भी कितना आ गया 0। x कहां से कहां चेंज हुआ है कि सर x 0 से पाई ए तक चेंज हुआ है। x कहां से कहां तक चेंज हुआ है, 0 से पाई ए तक, x 0 से पाई ए तक चेंज हो गया। सेकेंड पॉइंट अलोंग किसके, ए बी के अनुदिश। ठीक है, ए से लेकर जाना मुझे ओ से बी है, मुझे 0 0 से पाई ए कॉमा 2a तक जाना है, ये कह रहा है खुद ही, तो मुझे लेकिन जाना ओ से ए गया, ए से बी जाना है। ए से बी में कौन स्थिर रहा, x, यहां भी पाई ए था, यहां भी पाई ए था, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू पाई ए, और y इक्वल टू यहां भी 0 है, यहां भी 2 है, सॉरी, तो dx कितना आ गया 0। y की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ी है, 0 से 2a तक। y की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ी है, 0 से 2a तक। क्लियर, तो ये आपकी लिमिट वगैरह निकल गई, सारा काम हो चुका है, बस अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब जगह तो है नहीं, आप एक बार इसे डायग्राम को बना लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जितना बाकी है सॉल्व उसको करते हैं। देखिए आगे इसमें क्या करने वाला हूं मैं, आई, तो आई इक्वल मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटीग्रेशन ओ ए है ना, यहां पर ओ ए का आंसर आता है 0 से पाई ए तक, 0 से पाई ए तक। ठीक है, y के जो 0 रखना है, तो y की जगह 0 रखने के लिए पहले इसको आपको x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जेड स्क्वायर क्या बनेगा, एक बार इसको एक स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ ए तो क्या लिखोगे, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस आयोटा वाई प्लस कितना 2, और बाहर कितना है dx प्लस आयोटा dy। लिख देना z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बता दो रखा है आपको कि भाई z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई, तो dz इक्वल टू कितना होता है dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, चलते जाओ, फिर प्लस आएगा ए बी, प्लस कितना आएगा ए बी, क्या लिखोगे सेम प्रोसीजर कि सर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर 3x प्लस आयोटा वाई प्लस का 2, ठीक है, और बाहर कितना कि सर dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ओ ए 0 से पाई ए तक जाएगी लिमिट, y की जगह क्या रख देना है 0, y की जगह और dy जगह 0, तो यहां भी 0 और यहां भी 0, तो ये क्या बनेगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और बाहर कितना dx, y की जगह 0 dy की जगह भी 0, लिमिट 0 से पाई ए। नेक्स्ट ए बी पर आ जाओ, यहां क्या करना है कि x की जगह पाई ए रखना है, x की जगह क्या रखना है पाई ए, और dx की जगह 0, तो कितना आएगा ये, और लिमिट कहां से कहां तक बनेगी 0 से 2a तक। x की जगह रखना है पाई ए
प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई ए प्लस आयोटा वाई प्लस का 2 और बाहर dx तो 0 आयोटा dy। क्लियर है? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। इसका कैसे करोगे? सिंपल है, आयोटा तो रखना है बाहर, पाई ए प्लस आयोटा वाई का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 तो बाहर, पाई ए प्लस आयोटा वाई की पावर कितनी? 2 अपॉन 2 प्लस 2y, और बाहर कितना है? लिमिट 0 से 2a। सिंपल चलते जा रहे हैं क्वेश्चन, बेसिक इंटीग्रेशन जो अपने बचपन में पढ़े थे उसी के अप्लाई कर रहे हैं। तो सब जगह एक्स की जगह पाई रख दूं तो ये हो गया पाई क्यूब ए क्यूब बाई 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 पाई ए। क्लियर? अब की बार आप रखेंगे 0, तो आयोटा लिखा मैंने, पाई ए की जगह तो पाई ए, आयोटा वाई की जगह कितना आएगा? 2a, तो यह आएगा पाई ए प्लस 2 आयोटा ए, पाई ए प्लस 2 आयोटा ए का होल क्यूब बाई 3, फिर 3 बाई 2 पाई ए प्लस 2 आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस 2a, तो 4a हो गए। अब रखोगे 0, तो 0 हो गया तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, y की जगह 0 तो ये पाई ए क्यूब अपॉन 3, पाई ए क्यूब अपॉन 3 पाई क्यूब ए क्यूब। यहां रखोगे तो 3 बाई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, तो अपॉन 2 पहले से ही है 2, y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो पहले से 0 हो जाए, जरूरत ही नहीं है इसको लिखने की। क्लियर? चलते जाइए, तो यह आ गया पाई क्यूब ए क्यूब बाई 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2 पाई ए प्लस आयोटा, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है देखो, ए यहाँ भी कॉमन ले लो तो ए क्यूब बचेगा, अंदर आएगा पाई प्लस 2 आयोटा बाई 3। कितना ही करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3a स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा पाई प्लस 2 आयोटा, प्लस कितना आएगा? 4a, माइनस कितना आएगा? पाई क्यूब ए क्यूब बाई 3 माइनस का 3 बाई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए साथ साथ इसमें देखिएगा आप, एक चीज अपनी रह गई इसमें कि जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया था तो पाई ए प्लस आयोटा वाई का क्यूब अपॉन 3 लिखा, लेकिन वाई के गुणांक का भाग लगाना रह गया, तो वाई के गुणांक, वाई के कोफिशिएंट कितना है? आयोटा, तो यहां भी आयोटा का डिवाइड होगा, यहां भी आयोटा का डिवाइड होगा, और इसमें तो आयोटा है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप इस आयोटा को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आयोटा हट जाएगा, यहां से आयोटा हट जाएगा, यहां आयोटा आ जाएगा, मतलब आप इस आयोटा को तो यहां से हटाइए, इस आयोटा से आयोटा कैंसिल, इस आयोटा से आयोटा कैंसिल, और यहां आपका क्या आ जाएगा? आयोटा, तो ये 4a आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, 4a कितना हो जाएगा? आयोटा। अब आप लोग देखेंगे तो आपके से ये वाली टर्म से आयोटा यहां हटाई दिया, ये टर्म कट गई, इस टर्म से ये वाली टर्म कट गई, तो वैल्यूज मेरे पास बची क्या? कि सर मेरे पास तो सिंपल बच रहा है ये कि एक तो 2 पाई ए बच रहा है मेरे पास, एक मेरे पास बच रहा है 4a आयोटा, क्या बच रहा है मेरे पास? 4a आयोटा। ठीक है, एक मेरे पास ये वाली टर्म बच रही है ए क्यूब बाई 3 पाई प्लस 2 आयोटा, एक मेरे पास ये वाली टर्म बच रही है 3a स्क्वायर बाई 2 पाई प्लस 2 आयोटा, और ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। आसान है, सिंपल है, वह ध्यान रखिएगा, यहां आयोटा के गुणांक का क्या लगेगा? भाग लगेगा। सिंपल, ठीक है, नोट कीजिए, ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं है मैंने, जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा ही किया है। उसने कहा यहां से यहां तक जाओ, 0 से पाई ए कोमा 2a तक, मैं 0 से पाई ए कोमा 2a तक चला गया। लेकिन सबसे आसान रास्ता कौन सा होता है? जो मैंने आपको पहले बता रखा है, अक्षों के अनुदेश। सबसे आसान रास्ता कौन सा होता है? अक्षों का अनुदेश। तो पहले मैं ओ से ए गया, फिर मैं ए से बी गया हूं। ठीक है, चलिए आप नोट करिए इसे, फिर देखते हैं आगे।
आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7.9.3। अच्छा क्वेश्चन है, समझने का ज्यादा है, ठीक है चलेगा, छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन सी 1/z dz, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन सी 1/z dz इक्वल टू -पाई आयोटा या पाई आयोटा, ठीक है। और यदि सी एक -1 से +1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप है, ठीक है। अब एक अर्धवृत्तीय चाप क्या है, mod z इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसी को ले लेता हूं मैं, सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से समझिएगा। mod z इक्वल टू 1 दे रखा है तो z इक्वल टू डेफिनेटली 1.e⁻i होगा। तरीका सिखा रखा है मैंने कि यदि mod z इक्वल टू r हो तो z इक्वल टू r e⁻i होता है, जहां r तो रेडियस है, r तो क्या है त्रिज्या, ठीक है। और जो ये है ना mod z इक्वल टू 1, इसका मतलब है mod z माइनस 0 इक्वल टू 1। तो 0 तो क्या है उसका केंद्र सेंटर, 1 क्या है उसकी रेडियस या फिर त्रिज्या। वृत्त है ये, एक वृत्त बनाना है, तो ये लो मैंने एक वृत्त बना दिया, एक सिंपल सा वृत्त बना दिया मैंने, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और केवल वास्तविक अक्ष की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें वास्तविक अक्ष बनाई है, बाकी दूसरी वाली नहीं बनाई, एक्स अक्ष बना ली वास्तविक, ठीक है। यहां पर बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, थीटा बराबर 0 होगा, यहाँ थीटा बराबर पाई होगा, और यहाँ थीटा बराबर कितना होगा 2 पाई होगा, यही होगा। बीच में सेंटर है, केंद्र किस पर, z बराबर 0 पर, रेडियस कितनी है 1 है, त्रिज्या 1 है, z बराबर e⁻i। अब ये बात क्या कर रहा है समझेगा ध्यान से, है ना, ये कहने का चाह रहा है कि कर्व C है, उसने दो बातें कह दी, या का मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक बार तो ऊपर के लिए बात कर रहा है, एक बार नीचे के लिए बात कर रहा है, मतलब एक बार तो वो इसके लिए बात कर रहा है और एक बार इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है चलेगा। एक बार डॉट डॉट करके मैं इसको बना देता हूं यहां पर, तो ये स्थिति तो है 1 की, और ये स्थिति कौन सी है -1 की, भाई उधर यदि 1 है तो उधर -1 होगा, वैसी बात है 0 के इधर, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, यदि C एक -1 से +1 तक, मतलब मुझे -1 से कहां जाना है +1 तक जाना है, -1 से मुझे कहां जाना है +1, तो सीधा रास्ता नहीं, मैं यूं जाऊंगा, -1 से मुझे कहां जाना है +1 पे जाना है, तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे, तो रियल एक्सिस के या तो ऊपर या रियल एक्सिस के नीचे की बात चल रही है, मुझे कहां से कहां जाना है -1 से +1। यदि मैं ऊपर की बात करूं, यदि मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करूं, तो -1 से +1 में मैं यूं ही तो जाऊंगा, यूं ही तो जाऊंगा, हाँ या ना, कि -1 से +1 यूं ही जाऊंगा मैं ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाले हिस्से में बात करूं तो -1 से +1 यूं ही तो जाऊंगा, -1 से +1 यूं ही तो जाऊंगा, क्या सर ऐसे जाओगे आप, तो -1 से +1 की यदि बात करी जाए तो ऊपर वाले हिस्से में तो हम यूं जाएंगे और नीचे वाले हिस्से में हम यूं जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब दो अलग अलग कंडीशन बना लेते हैं अपन, और z इक्वल टू कितना है कि यहां z इक्वल टू है e⁻i, तो dz इक्वल टू कितना होगा आयोटा e⁻i d। अब i बराबर इंटीग्रेशन c 1/z dz है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन c 1/z की वैल्यू 1/e⁻i, dz की वैल्यू कितनी है आयोटा e⁻i d, 1 से 1 कैंसिल, ओनली कितना आ रहा है इंटीग्रेशन c d। ये आपका आई आ रहा है, आयोटा और आएगा बाहर, बाहर कौन आएगा आयोटा, भाई सब जरूर आएंगे, ठीक है सुनिएगा। अब केस फर्स्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, अबोव रियल एक्सिस, मतलब वास्तविक अक्ष से ऊपर, मतलब क्या वास्तविक अक्ष से ऊपर की बात चल रही, पहली कंडीशन मैंने ये ली है। अब वास्तविक अक्ष के ऊपर में जाना कहां से कहां है कि सर जाना है z इक्वल टू -1 से 1 तक, कहां जाना है भैया -1 से 1 तक, कर्व लिख लीजिए, c कहां से कहां पहुंचा रहा है -1 से 1 तक। तो जब आप -1 से 1 जा रहे हो ऊपर की तरफ जब -1 से 1 तक जा रहे हो, थीटा कहां से कहां तक जा रहा है पाई से 0, यहाँ थीटा कितना है पाई, इधर थीटा कितना है 0। तो जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो ये आप उल्टा जा रहे हो, यूं तो थीटा से कहां जा रहे हो 0 से कहां पाई से कहां जा रहे हो 0 की ओर, पाई से कहां जा रहे हो आगे 0 की ओर, ठीक है। और यहाँ आप आगे नहीं बढ़े, एक्चुअल में होता है यहाँ 0 से पाई है, तो यहाँ क्या होगा पाई से 0, यहाँ 0 से पाई होता है तो यहाँ क्या होगा पाई से 0, यहाँ 0 से पाई होता है तो यहाँ क्या होगा पाई से 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझ लेना यहीं पे।
सारा सारा खेल इसी बात में है जो मैं समझा रहा हूं। यहां से यहां 0 से पाई होता है तो यहां से यहां पाई से 0, यहां से यहां 0 से पाई होता है तो यहां से यहां पाई से 0, यहां से यहां 0 से पाई होता है तो यहां से यहां पाई से 0। ठीक है, सुनिएगा। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है कि सर पाई से 0। तो आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन सी की वैल्यू, आयोटा तो बाहर, सी की वैल्यू तो ठीक है पाई से 0 और यहां आ गया डी थीटा। तो आयोटा आप लोग क्या लिखने वाले हैं थीटा और लिमिट पाई से कहां तक 0 तक। तो कितना आ गया आयोटा 0 माइनस पाई, तो मतलब यह आ गया आई इक्वल टू माइनस का आयोटा पाई या फिर माइनस का पाई आयोटा। यही हमको प्रूव करना था। देखो माइनस का पाई आयोटा आएगा, एक आ गया ऊपर जाने। अब चलेंगे नीचे, केस सेकेंड, देखिएगा ध्यान से, है ना। क्या लिखोगे, बिलो रियल एक्सिस, मतलब वास्तविक अक्ष के नीचे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू तो वही जानी है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, लेकिन थीटा आपकी बार कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां कौन है पाई, यहां कौन है 0 भी और 2 पाई भी है। अब पहले 0 पड़ेगा 2 पाई पड़ेगा। भाई इसमें तो क्या हुआ था कि आप 0 से पाई गए थे तो इधर पाई से 0 हुआ, लेकिन यहां से यहां तो आप कहां जाओगे पाई से 2 पाई, यहां से यहां कहां जाओगे आप पाई से 2 पाई। अगर आपने देखा हो चतुर्थांशों की स्थिति तो इस तरह से बनती है 0 से 90, 90 से 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो ये स्थिति कौन सी आएगी, ये वाली, ये स्थिति कौन सी आएगी 0 से 2 पाई वाली, कौन सी आएगी 0 से 2 पाई। ऊपर वाली कौन सी आएगी पाई से 0, नीचे वाली पाई से 2 पाई। तो आई बराबर हो गया आयोटा, सी की जगह क्या लिखोगे पाई से 2 पाई और यहां कितना डी थीटा। तो आयोटा आएगा थीटा कितना पाई से 2 पाई, आयोटा क्या लिखोगे 2 पाई माइनस पाई, पाई बचेगा तो आई इक्वल टू कितना आ गया पाई आयोटा। और ये हो चुका है आपका प्रूफ। यही कहा था इसने कि इन 1/z सॉरी इंटीग्रेशन सी 1/z dz वैल्यू या तो माइनस पाई आयोटा होगी या प्लस आयोटा पाई आयोटा होगी। कंडीशन दे दी, -1 से 1 जाना है, -1 से 1 जाना है, एक बार तो ऊपर से और एक बार कहां से नीचे से। जब ऊपर से जाओगे तो पाई से 0 जाओगे, नीचे जाओगे तो पाई से 2 पाई जाओगे। चलिए नोट करिए। आज के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, नोट करने हैं और समझने हैं। किसी भी तरह का डाउट यदि क्रिएट होता है तो मुझसे आपको पूछना है। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो 40 to 50 मिनट क्लास है, 40 से 50 मिनट क्लास है, वो 1.5 घंटे क्लास के बराबर पहुंचती है। यदि कोई अच्छे से पढ़ता होगा ना, अच्छे से लिख लिख के एक चीज़ पढ़ता होगा, तो आप देख लेना 40 मिनट क्लास में आपको मिनिमम 1 घंटे लगेगा और 1 घंटे क्लास आपको मिनिमम 1.5 घंटे लग जाएंगे समझने में और पढ़ने में। तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से नोट करते रहिए, समझते रहिए, कुछ आगे भी चलिए मेरे से। कुछ क्वेश्चन में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, कुछ क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप आगे आने वाले एग्जाम्पल्स को करके देखें। मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन मुझसे पहले आप करके देखें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। मैं चीज़ें जो पढ़ाऊंगा उन्हीं को आप फिर से करोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी मैंने नहीं कराई यदि वो आपने सॉल्व कर ली तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।